दोस्तों, यह कहानी है एक पुराने समय की। यह सच्ची घटना है। एक स्कूल में एक 11 साल की लड़की पढ़ती थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसे जो भी देखता उसका उस पर दिल आ जाता। उस लड़की के जो स्कूल में मौलवी साहब थे, वह उस लड़की को देखते ही उस पर फिदा हो जाते हैं। दोस्तों, वह कुछ भी कर कर उस लड़की को पाना चाहते थे। हर वक्त खेलते खाते वक्त उस लड़की को वो देखते रहते थे, क्या कर रही है, क्या खा रही है। हर वक्त उसकी निगाह उस लड़की पर होती थी। दोस्तों, धीरे धीरे करके समय गुजरता है। एक दिन क्या होता है कि स्कूल के जो मौलवी साहब होते थे, वह सभी लड़कियों से कह देते हैं कि आपकी छुट्टी हो चुकी है, आप सब घर पर जाओ। और उस लड़की को अपने रूम में बुलाते हैं। जो ऑफिस होती थी वहाँ उसे बुलाते हैं। और वह लड़की जब आकर खड़ी होती है, मौलवी साहब कुर्सी पर बैठे होते हैं। अपनी कुर्सी को उठाकर उस लड़की के पास रखते हैं और उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और फिर उससे कहते हैं, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? तुम्हें जो भी देखता है देखता रह जाता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। दोस्तों, मौलवी साहब उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं। वो जो लड़की थी वो इतनी भोली थी, वह कुछ समझती नहीं थी इन बातों का। उसे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि मौलवी साहब उसके साथ क्या करने वाले हैं। उसे इस चीज़ के बारे में कोई पता ही नहीं था, वह जानती नहीं थी, क्योंकि वो इतनी भोली जो थी। दोस्तों, मौलवी साहब उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको हाथ को चूमते हैं। फिर उसके हाथ पर उंगली फिराते हुए उसके होठों पर फिराते हैं और फिर उसे किस करने वाले होते हैं। लेकिन वह जो लड़की थी वह समझ जाती है कि शायद मौलवी साहब उसके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। वह लड़की वहाँ से धक्का देकर भाग जाती है और यह बात मौलवी साहब को अच्छा नहीं लगती। अगले दिन लड़की जब फिर पढ़ने आती है, फिर से मौलवी साहब वही हरकत करते हैं। एक दिन क्या होता है, वह लड़की इस घटना को अपने साथ की फ्रेंड को बताती है। तभी वह लड़की उससे कहती है कि तू यह बात किसी को मत बताना, वरना तेरी बेइज्जती होगी, लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे। इससे अच्छा है तू यहाँ आना और पढ़ना बंद कर दे, घर पे ही रहे। दोस्तों, वह लड़की पढ़ने आना बंद कर देती है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं। मौलवी साहब हर रोज़ उसका इंतज़ार करते थे, लेकिन वह लड़की स्कूल आना बंद कर देती है। तभी मौलवी साहब से रहा नहीं जाता और वह उस लड़की के घर जाते हैं। दोस्तों, उस लड़की के जो पिता थे वह एक सेठ थे, जिनकी फर्नीचर की दुकान थी। अच्छा गांव में रुतबा था, अच्छा नाम और इज्जत थी, काफ़ी पैसा था। दोस्तों, उस लड़की का एक भाई और था। मौलवी साहब उसके घर जाते हैं और कहते हैं, जो उस लड़की का पिता होता है वह उसे जाकर घर पर मिलते हैं। वह उससे कहते हैं कि सेठ जी, और क्या हाल है, आपकी बेटी आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रही? तो वो उसकी लड़की के जो पिता होते हैं वह कहते हैं, पता नहीं, यह बता रही थी कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो परेशान है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रही। पता नहीं, मुझे पूरी बात तो उसने नहीं बताई, आखिर क्या परेशानी है आप खुद पूछ लिए, मैं उसे बुला देता हूँ। दोस्तों, वह लड़की को बुलाकर, और जो लड़की के पिता थे वह दुकान पर किसी काम के ज़रिए से चले जाते हैं। उधर जो मौलवी था वह उस लड़की से कहते हैं, तुम आकर मुझसे कब तक छिपोगी, कब तक बचोगी? मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूँगा। तुम्हें इस तरीके से बेइज्जत कर दूँगा कि तुम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। दोस्तों, वह लड़की इतना सुनकर वहाँ से चली जाती है और जब तक उस लड़की के पिता आ जाते हैं, तभी वह उससे कहते हैं, क्या हुआ, क्या कहा? उस लड़की का नाम जो था चंद्रकला था। वह उसके पिता पूछते हैं, क्या हुआ, चंद्रकला ने क्या कहा तुमसे? दोस्तों, मौलवी साहब तभी धीरे से कहते हैं, तुम्हारी ये बेटी तुम्हारे हाथ से निकल रही है। इस लड़की का स्कूल में अंदर काफ़ी लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। यह लड़की पूरी बिगड़ चुकी है, यह तुम्हारी बेइज्जती करा देगी, तुम्हें मरवा देगी। इससे अच्छा है तुम इस लड़की को कहीं ठिकाने लगा दो, यह लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। दोस्तों, जो इसके लड़की के जो पिता थे जब यह बात सुनते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं। तब वे उस लड़की के भाई को बुलाते हैं और जो बात होती है वह सारी उसके भाई को बताते हैं। लेकिन उसका जो भाई था, पहले तो वो मानने के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन वह करता तो करता क्या, पिता और मौलवी साहब उसे इस तरीके से उसे भड़का देते हैं कि वो सारी बात मानने को सच हो जाता है। वह उसकी सारी बात सच मान लेता है। दोस्तों,
तभी मौलवी साहब वहाँ से चले जाते हैं। उधर जो पिता थे उसके मन में यही बात गूंज रही थी कि ये लड़की पता नहीं क्या कर दे, मेरी इज्जत पर पता नहीं कब दाग लगा दे, इससे अच्छा है मैं इसे रास्ते से हटा दूँ। अभी फ़िलहाल ये बीमारी का, इससे कहकर कि ये बीमार है, चलो तुम्हें कहीं बाहर घुमाकर और इसे रास्ते से हटा देते हैं। दोस्तों मौलवी साहब और उसका जो लड़की का भाई होता है वह दोनों उस लड़की को पहला फुसला कर ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी ख़राब है, चलो तुम्हें कहीं बाहर घुमा कर लाते हैं। दोस्तों उस लड़की को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं। कब 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि रास्ते में एक नदी के किनारे रुकते हैं, क्योंकि उनका प्लान जो था उन्होंने प्लान बनाया था कि इसे नदी में फेंक देंगे और गांव में आकर कह देंगे कि नदी पर नहा रही थी, पैर फिसलने से नदी में डूब गई और हमें मिली नहीं। दोस्तों वो लड़की सो रही थी, तभी उस लड़की के जो पिता थे वह उस लड़की के भाई से कहते हैं कि तुम जाकर उसका गला दबाकर मार दो, मैंने तो उसे पाला है, पोसा है, मैं उसे बहुत प्यार करता था, ये मुझसे नहीं होगा, तुम ही जाकर ये काम कर दो। दोस्तों उस लड़की का भाई जब उस लड़की के पास जाता है, वह पहले तो सोचता है कि इसे मार दूं, लेकिन फिर वह सोचता है कि इसे बता तो दूं मैं इसे क्यों मार रहा हूं। तभी वह उस लड़की को जगाता है और उससे कहता है कि तुमने ऐसा ऐसा किया है, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, उससे कहना मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता, उन्होंने मुझे ये बात कही है, मैं उनकी बात को जुटला नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता। प्लीज़ मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुमने जो किया मुझे तो नहीं मालूम तुमने किया है या नहीं किया है। दोस्तों वह लड़की भी खूब कहती है, मना करती है, लेकिन वह भाई जो था उसकी एक नहीं सुनता। वह उससे कहता है कि मैं तो तुझे मार तो नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी तुझे बहुत प्यार किया है, इससे अच्छा है तू ही खुद मर जा, मैं तुझे तेरे हाल पर छोड़ता हूँ, लेकिन एक गलती कभी मत करना, कभी भी गांव की तरफ मुंह मत दिखाना। दोस्तों जब वह बात यह सुनती है, फूट फूट कर रोने लगती है। वह उसका भाई जो था वहाँ से चला जाता है। वह लड़की उसी वक्त खड़ी होती है और वहाँ से जाकर नदी के किनारे बैठ जाती है। दोस्तों सोच रही थी कि मर जाऊँ, लेकिन मरने का हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दोस्तों वह रोती रहती है, रोते रोते वहीं ज़मीन पर लेट जाती है और उसे नींद आ जाती है। तभी काफ़ी समय बीतता है और जब वह आँख खुलती है तो देखती है कि सुबह हो चुकी थी और उस जंगल में उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। वह इधर उधर देख रही थी। तभी वह देखती है कि एक नाव रखी थी और उस नाव पर एक आदमी बैठा था। वह उस नाव के पास जाती है और वह जब आदमी उसे देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। वह सोचता है इस जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की ये क्या कर रही है। दोस्तों उसके मन में उसे पाने के लिए, उसके साथ गलत करने के लिए लालसा जाग उठती है। वह सोचता है कैसे एक बार ये कैसे भी करके मुझे मिल जाए। दोस्तों वह इस प्लान से सोचता है। वह लड़की जो थी जाकर उससे कहती है कि भैया मुझे उस गांव, इस नदी के उस पार जाना है, उस गांव में जाना है। वह कहता है वहाँ तुम क्यों जाना चाहती हो, लेकिन वह लड़की कुछ बताती नहीं है, ऐसे ही 2-4 ऐसी वैसी बातें बनाकर उसे अपनी बातों में लगा देती है। वह समझता है कि हाँ इसका शायद कोई नहीं है और यह अकेली है। दोस्तों वह धीरे धीरे करके उसको नाव में बैठा लेता है और फिर बातों में इस तरीके से उलझाता है, नदी के उस पार इस तरीके से ले जाता है कि धीरे धीरे कर उसका प्लान था कि धीरे जब मैं इसे नदी के उस पार ले जाऊं, जब तक शाम हो जाए और ये वहाँ तक एक गाँव में जाना पाए, मैं इसके साथ वो सब कर लूँगा। दोस्तों वह ऐसा ही करता है, धीरे धीरे करके वो इस तरीके से नाव चलाता है कि उस पार तक जाने तक शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। कभी कभार वह जो नाव वाला था नदी के उस पार, उसने एक झोंपड़ी बनाई रखी थी। वह जब लेट हो जाया करता था तो वह उस झोंपड़ी में रात को सोया करता था। वह उस लड़की को उस झोंपड़ी में ले जाता है और उसके कपड़े उतार कर उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। वह उसके साथ गलत कर देता है। दोस्तों तभी वह लड़की चीखती हुई चिल्लाती हुई उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वह सारे कपड़े वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों वह जंगल की तरफ चली जाती है। वह भी उसका पीछा करता है, लेकिन वह जो लड़की थी एक झाड़ी में छुप जाती है और वो उसे देख नहीं पाता, तो वह लड़की उससे बच जाती है। फिर वह वहाँ से आगे चलती है। चलते चलते काफ़ी समय बीत जाता है। इस बात को धीरे धीरे करके 1 से 2 दिन बीत जाते हैं। तभी वह एक दिन देखती है
कि नदी के किनारे एक घोड़ा पानी पी रहा है और वह लड़की जब उसे देखती है तो वहाँ एक आदमी उस घोड़े के पीठ पर हाथ फेर रहा था। वह लड़की फिर से सोचती है कि अगर मैं इससे जाकर मिलूँगी तो यह फिर से मेरे साथ वही करेगा जो औरों ने मेरे साथ किया। दोस्तों वह सोचकर लड़की उसके पास जाने से डर जाती है और उसके पास नहीं जाती। लेकिन वह जो था वह उसे देख लेता है और वह जाकर उस लड़की का पीछा करता है। तभी वह उस लड़की को पकड़ लेता है और फिर जो उसके पास एक शॉल थी वह उस लड़की को अपनी शॉल उड़ाता है और फिर उससे कहता है तुम कौन हो, कहाँ से हो। लेकिन वह कुछ नहीं बताती। वह कहती है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे आई, क्यों आई, मुझे कोई कुछ याद नहीं रहा। दोस्तों वह जो था वह एक राजा था जो शिकार खेलने के उद्देश्य से जंगल में आया था। दोस्तों वह जो राजा था उसे अपने राज्य में ले जाता है और उसकी दवाई वगैरह मल्लम पट्टी वगैरह कराता है। वह लड़की सही हो जाती है। वह देखने में इतनी खूबसूरत थी, राजा उससे शादी कर लेता है और राजा शादी कर लेता है उससे और वह हंसी खुशी उस महल में रहने लगती है। धीरे धीरे करके इस लड़की को उस महल के अंदर काफ़ी समय बीत जाता है। उसके एक लड़के का जन्म भी होता है। तभी वह एक दिन उदास सी बैठी होती है। तभी उसके पास राजा आता है और वह कहता है क्या हुआ महारानी, आप इतनी उदास क्यों हो। तो वह लड़की चंद्रकला कहती है कि मुझे आज मन नहीं लग रहा, मेरा कहीं घूमने फिरने का मन कर रहा है। तभी वह राजा कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ दासियां और मंत्री और सेना को तैयार करता हूं, तुम कुछ दिन के लिए घूमने के लिए चली जाओ। दोस्तों दासियां और कुछ सेना और जो मंत्री था उसे लेकर अपने बेटे को लेकर घूमने के लिए निकल जाती है। कुछ काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि वह तंबू के अंदर कपड़े बदल रही थी। जो मंत्री था वह उसे कपड़े बदलते हुए देख लेता है। दोस्तों वह उसके जैसे ही शरीर को बदन को देखता है उसका मन विचलित हो जाता है। वह उसे पाने की लालसा जाग उठती है। वह ये सोचने लगता है कैसे भी करके ये मुझे एक बार मिल जाए, मैं इसे रानी बनाकर रखूँगा। तभी वह क्या करता है कि जो खाना होता है वह उसमें नशीला पदार्थ मिला देता है और वहाँ के जो दासियाँ जो सैनिक थे वह सभी खाना खाकर गहरी निंद्रा में सो जाते हैं, सभी बेहोश हो जाते हैं। सभी जो रानी थी उसका तंबू जो दासियाँ थी उसके पास में ही लगा था। जो मंत्री था वह खाना नहीं खाता है तो वह नहीं सोता है, बाकी के सभी गहरी निंद्रा में सो जाते हैं। तभी वह रानी के तंबू में जाता है और रानी के शरीर पर हाथ फेरने लगता है, उसे निहारने लगता है। तभी जब रानी थोड़ी हलचल सुनती है तो उसकी थोड़ी थोड़ी निंद्रा खुल जाती है और वह देखती है कि उसके पास मंत्री बैठा होता है और वह एकदम खड़ी होती है और कहती है तुम यहाँ कैसे। वह उसे गाली देती है, कमीने, राजा से कहकर मैं तेरी खाल खिंचवा दूँगी, तुझे क्या कर रहा है, तू मुझे जानता नहीं है, तुझे कारागार में डलवा दूँगी। लेकिन मंत्री जो था उसकी पूरी चाल थी, उसने सभी को बेहोश जो कर दिया था, उसने दवा जो मिला दी थी। रानी चीखती है, चिल्लाती है लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तभी रानी थोड़ी देर बाद एक चाल चलती है और उससे कहती है कि हे मंत्री, मैं तो तुम्हें आजमा रही थी, दिल आ गया है, मैं तुम्हें खुद पाना चाहती हूँ। तभी वह कहती है कि ये जो बच्चा है ये हमें प्यार करने नहीं देगा, मैं इस बच्चे को यहाँ से दासी के तंबू में सुलाकर आती हूँ, जब तक आप मेरा इंतज़ार करें। दोस्तों रानी उस बच्चे को लेकर सुलाने जाती है तो उसे उसके हाथ में नोच लेती है, जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। और रानी ने बच्चे को इसलिए नोचा था ताकि शोर होने पर दासियाँ वगैरह आज जाग जाएं, लेकिन बच्चे के रोने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि सभी को नशीली दवा जो दी गई थी। जब वह मंत्री जाकर देखता है काफ़ी समय बीत जाता है तो बच्चा अकेला वहाँ रो रहा होता है और रानी वहाँ नहीं होती है। तभी रानी जैसे ही उस मंत्री को देखती है और एक आवाज़ करती है जिससे मंत्री समझ जाता है कि रानी वहाँ छिपी हुई है और रानी का पीछा करने लगता है। तभी वह रानी भागती हुई जाती है और मंत्री को अपने पीछे ले जाती है जिससे कि उसके बच्चे की जान बच जाए। और वह जाती है भागती हुई जहाँ एक कुआं होता है, वह उस कुएं में कूद जाती है। जो मंत्री था वह उस कुएं में देखना चाहता था लेकिन अंधेरे के कारण उसे उस कुएं के अंदर कुछ नहीं दिखता। वह ऊपर से उसमें काफ़ी पत्थर डाल देता है जिससे रानी उसी के अंदर मर जाए।
लेकिन ऐसा नहीं होता। वह रानी अपने आप को कैसे भी कर कर बचा लेती है और वह जो मंत्री था वहाँ से वापस आ जाता है और सभी से कह देता है कि रानी जो थी वह एक परी थी जो हमारे बीच कुछ समय बिताने के लिए आई थी। अभी अभी मैंने देखा है वह आसमां की तरफ उड़कर चली गई है और उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा जाने का समय पूरा हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। और वह सभी ऊपर की तरफ इशारा करते हुए सभी सैनिकों और दासियों से कहता है, वो देखो रानियाँ जा रही है। लेकिन किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। तो उसमें से एक जो वो था सैनिक, वह कहता है मैं तो कुछ नहीं दिख रहा। तभी जो मंत्री होता है बस धड़ से तलवार मारकर उसकी हत्या कर देता है और यह बात से सभी डर जाते हैं और सभी कहने लगते हैं कि हाँ हाँ रानी वो जा रही है। वह उन सभी को इस तरीके से डरा देता है कि वो राजा से वो जो कहना चाहता था वह सब उसी को राजा से कहें, जैसा वो चाहता था सभी जाकर राजा से वही बात कह देते हैं। उधर जो रानी थी वो कुएं में पड़ी होती है। तभी वहाँ एक जो भेड़ बकरी चराने वाला होता है वह कुएं पर पानी पीने आता है। वह जैसे ही कुएं के अंदर झाँकता है तो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की पानी में पड़ी हुई थी और आवाज़ लगा रही थी कि मुझे बचाओ बचाओ। जब वह उसे बचाने के लिए चीख रही थी तो वह भेड़ वाला था वह कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बचाऊंगा, जो मैं चाहता हूं वो मुझे चाहिए। तभी रानी समझ जाती है शायद ये भी औरों की तरह ही है। वह कहती है हाँ ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, पहले मुझे यहाँ से निकालो। तभी वह उसे बाहर निकालता है और फिर वह कहता है कि मेरी इच्छा है कि तुम अपने सारे कपड़े उतारो और तुम मेरे कपड़े पहन लो और मैं तुम्हारे कपड़े पहन लेता हूँ। दोस्तों वह रानी कहती है कि मैं तुम्हारे सामने कपड़े कैसे उतार सकती हूँ। तो वह कहता है तुम एक पेड़ के पीछे जाकर अपने कपड़े बदल लो। दोस्तों वह ऐसा ही करता है, वह अपने कपड़े उसे दे देता है और रानी उसके कपड़े पहन लेती है। लेकिन वह जो बकरी वाला था वह बहुत अच्छा था, एक अच्छा इंसान था। वह इस नज़रिए का बिल्कुल नहीं था, उसकी रानी के साथ गलत करने का कोई उद्देश्य नहीं था। वह एक सीधा साधा इंसान था। तभी जो रानी थी वह उसके साथ काफ़ी समय बिताती है और उसी के साथ रहने लगती है, क्योंकि वो जो था वह काफ़ी अच्छा इंसान था। उसी में जंगलों में भेड़ें चराकर अपना अच्छा समय बिताता और उन्हीं के साथ हंसता खेलता गाता। जब रानी उसके साथ रहने लगती है उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे नई नई जगह घूमने को मिलती है, देखने को मिलती है। तभी वह उससे एक दिन पूछती है कि तुम कहाँ से हो और तुम्हारा गांव कौन सा है। तभी वह बताता है कि मेरा वो गांव है। दोस्तों वह जो रानी थी, वह जो लड़का था बकरी वाला, वह रानी के पास के ही गांव का जो था। तो वह समझ जाती है कि मैं इसी के साथ जाती हूँ और इस बहाने में अपने गांव घुमाऊँगी। दोस्तों वह उसके साथ चली जाती है। धीरे धीरे करके काफ़ी दिन लगते हैं, क्योंकि वो जो था वह भेड़ वाला वह काफ़ी दिन से गांव से निकलता था और काफ़ी दिन बाद वापस गांव जाता था, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वह उन्हीं बकरियों के साथ अपना समय बिताता और उन्हीं के साथ जंगल में रहता था। वह रानी भी उसी के साथ काफ़ी दिन बिताते हुए अपने उसके गांव पहुंचती है। तभी उसका गांव जैसे ही आने वाला होता है वह उस बकरी वाले से कहती है कि हे बकरी वाले, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। तुमने जो मेरे साथ जो साथ दिया है ऐसा मेरे साथ आज तक किसी ने नहीं किया। जिसने भी किया मेरे साथ गलत किया। हे साथी, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मुझे तुमसे दूर होने में काफ़ी दुख हो रहा है, इसलिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। मैं अब आपसे यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि यहीं पास ही में मेरा गांव है। दोस्तों वह लड़का जो था वहाँ से चला जाता है और जो चंद्रकला थी वह जाकर एक बाज़ार में जाती है, जहाँ उसकी एक दुकान थी। वहाँ पर उसके पिताजी और भाई काम करते थे। दोस्तों वह जो रानी थी वो लड़के के वेश में अपना वेश बदल लेती है और वह उस दुकान पर जाती है और अपने भाई से कहती है कि हे भैया, मुझे अगर कोई काम मिल जाए तो मैं काम करना चाहती हूँ। पहले तो उसका भाई काफ़ी मना करता है, लेकिन वह राज़ी हो जाता है और उसे एक काम दे देता है। तभी काफ़ी समय बीतता है, कुछ दिन बीतते हैं। तभी वह जो उसके पिता थे उसे मालूम पड़ता है कि उसके पिताजी काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, वह घर पर परेशान हैं और वह
उनकी सेवा के लिए किसी बहाने घर पर जाती है और उनकी खूब अच्छे से सेवा करती है। उस तरीके से उनका ख्याल रखती है कि वो दोबारा से फिर से सही हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि एक दिन उसके जो पिता थे वह उसे पहचान तो नहीं पाते थे। उसके पिताजी कहते हैं कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुमने मेरे साथ जो किया, अगर तुम ना होते तो आज शायद मैं ज़िंदा ना रह पाता, इसलिए तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। तभी दोस्तों वह लड़की कहती है कि मेरी एक ही इच्छा है कि आप एक भंडारा करें जिसमें आसपास के सभी लोगों को बुलाया जाए। दोस्तों वह जो उसके पिता थे वह ऐसा ही करते हैं, एक भंडारा रखते हैं, एक हवन रखते हैं जिसमें आसपास के सभी को बुलाया जाता है। उस नाव वाले को और जो स्कूल का वो जो टीचर था उसे, उधर जो राजा था वह चंद्रकला उसके लिए एक चुपके से चिट्ठी लिख देती है और सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे करके तुम्हें जहाँ आना है मैं तुम्हें वहाँ ज़रूर मिलूँगी। दोस्तों ऐसा ही होता है, एक जिस दिन भंडारा होता है सभी लोग आते हैं, सामने कुर्सियों पर बैठे होते हैं। तभी उसके जो पिता थे वह कहते हैं कि आज मैं आप सभी लोगों के सामने अगर जीवित हूँ तो उस लड़के की वजह से, इसने मेरी इतनी सेवा की कि आज मैं स्वस्थ खड़ा हूँ और इसकी वजह से ही आज मैं जीवित हूँ, मेरी जान बच पाई है। तभी वह कहता है कि मैं इस लड़के से 2 शब्द बोलना बुलवाना चाहता हूँ। थी चंद्रकला वह कहती है कि मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों वह कहानी जो सुनाती है वह खुद की अपनी जो सारी बीती हुई बात थी वह सारी खुद की कहानी सुना देती है। जिसकी जैसे जैसे बारी आती है वह सब समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है। राजा भी उधर ही बैठा था तो वह भी समझ जाता है कि यही मेरी रानी है। दोस्तों राजा सभी को वहीं की वहीं पकड़वा देता है और उन्हें कारागार में डाल देता है। उधर जो रानी थी सब बातें बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उधर जो भेड़ वाला था वह भी वहीं आ जाता है और उससे भी उसकी मुलाकात हो जाती है। वह कहती है तुम सारथी बहुत अच्छे हो। तो राजा उसको एक इनाम देता है। वह कहता है तुमने मेरी पत्नी का इस तरीके से ख्याल रखा है, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें अपने राज्य का मंत्री बनाता हूँ। दोस्तों वह मंत्री बन जाता है और राजा को रानी मिल जाती है और रानी अपने बच्चे को देखकर बहुत रोने लगती है। तभी उसके जो पिता थे वह भी समझ जाते हैं कि हमने दूसरे में के बातों में आकर अपनी बेटी के साथ गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों सभी अच्छे से हंसी खुशी रहने लगते हैं और जो राजा था वह अपनी रानी को साथ ले जाते हैं और रानी फिर से अपने बच्चे को मिल जाती है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी गलती हुई हो, जो भी त्रुटि हुई हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें। दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और आपसे एक और गुजारिश, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।